हेलो गाइज, 28 क्लास में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की PYQ सीरीज चल रही थी, उसकी अगली कड़ी आ चुकी है। प्रश्नों का बौछार 110 की क्रांति। 1 तारीख से ऐप लॉन्च हो रहा है। ऐप के माध्यम से आप लोगों को कोर्स दिया जाएगा एकदम सस्ते दर में। पहले 200 स्टूडेंट को जो दिया जाएगा वो सस्ते दर में दिया जाएगा। इतनी सिर्फ प्रोसेसिंग फी ली जाएगी आप लोग से। 1 तारीख को लॉन्च होगा, दिवाली का अवसर है। उसके बाद से छठ पूजा आ जाएगा। बच्चे, बिहार के मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं छठ पूजा में। उसके बाद से 10 तारीख से कंटिन्यू क्लास शुरू हो जाएगा और 1 मंथ के अंदर यानी 10 दिसंबर तक पूरी कोर्स खत्म। डेली 4-5 घंटे क्लास चलेगा, लाइव क्लास चलेगा। 3-4-5 टीचर रहेंगे हम लोग, जो संस्था की शिक्षक गण है, क्लास देंगे। साथ में आप लोग ट्रिनिटी IAS के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। PDF फाइल वहाँ प्रोवाइड कर दी जाती है। प्लस साथ में जो भी आपके मन में क्यूरी है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी प्रश्न है वो डाल सकते हैं, वहाँ से उसकी सॉल्यूशन मिल जाया करती है। चलिए आते हैं, देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री क्लास खत्म हो चुकी है। मॉडर्न अब धीरे धीरे कहाँ कगार पे, खत्म होने के कगार पे है। करेंट डेली चल रहा है। उसका बिहार स्पेशल का भी PYQ सीरीज डाल दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर अपने दोस्तों के बीच कीजिएगा जो सुदूर गांव में बैठे हैं, ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट PYQ सीरीज जो है मिल जाएगा। प्लस जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले आप देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपको संवैधानिक विकास से प्रश्न है। ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट क्या कहता है, वो किसका आधार बना, किस अधिनियम बनाने का आधार बना था, यह बताना है आप लोग को। सबसे पहले आया कब था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड? मॉन्टेगू था भारत का सचिव, लंदन ऑफिस में बैठा था, भारतीय सचिव था वो। और चेम्सफोर्ड उस समय थे क्या, वायसराय थे हमारे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और इसी रिपोर्ट के आधार पे जो एक आधार बना अधिनियम का, वो अधिनियम क्या था, 1900 भारत सरकार अधिनियम 1919 का ये आधार तैयार किया। फिर 1919 के अधिनियम में क्या विशेषताएं हैं, मन में प्रश्न आएगा। और पूछा भी जाता है कि पहली बार द्वैत शासन, डायरेक्ट सिस्टम जो है, डायरेक्ट सिस्टम लागू की गई थी। खासकर प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, प्रांतों में द्वैत शासन पहली बार आई थी इसी के माध्यम से। और द्वैत शासन के जनक जाने जाते हैं लियो कार्टियस को जाना जाता है, लियो कार्टियस को जाना जाता है, कार्टियस को जाना जाता है। ये 3 फैक्ट एक साथ तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला छपी। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड एक लेख श्रृंखला छपी 93-94 में। और सर्वारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना भी की गई थी इसमें। इन लेखों का लेखक कौन था बताना है। यानी न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जो है, इसके लेखक कौन थे बताना है, जिसमें छपी थी कि सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना हुई थी। वो कौन थे? वो व्यक्ति थे अरविंद घोष की थी। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ठीक है, इस टाइप के स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आते हैं, याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन कांड, क्रांतिकारी गतिविधियां, और ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। एक बार नहीं, BPSC ने 2-3-4 बार प्रश्न पूछा है इससे कि काकोरी ट्रेन कांड जो है, किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। सबसे पहले जाने की काकोरी हत्याकांड में ट्रेन कांड कब हुआ था। अब इसका नाम यूपी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। तो अब ये बताइए कि किसको किसको फांसी दी गई थी, ये बताना है इसमें। सबसे पहले काकोरी कांड जो हुआ था वो 1924 में 25 में ये कांड। चलिए 24 में क्या हुआ, 1924 में HSRA का गठन हुआ। HSRA का गठन हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। और यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, गतिविधि में शामिल थे, उन्होंने सोचा कि अब हम लोग सरकार को डैमेज किया जाए, सरकार के दबाव डाला जाए ताकि ये भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके। तो लखनऊ और सहारनपुर एक ट्रेन, डाउन ट्रेन जाती थी, उसी ट्रेन में लोग डकैती किया। 1925 की घटना है। लखनऊ और सहारनपुर के बीच में काकोरी जगह पड़ता है, वहां पे इन्होंने ट्रेन डकैती की और उनके कोषागार को लूटा। उसमें कोषागार जा रहे थे, लूटा। उसी ट्रेन घटना की बात कर रहे हैं। इसमें किसको 8 डाउन ट्रेन, उसका नाम था 8 डाउन ट्रेन,
पैसेंजर ट्रेन था ये। इसमें खजाने, सरकारी खजाने को लूटा गया। तो ट्रेन डकैती में कुछ लोग पकड़े गए जिनको फांसी की सजा देने की बात की गई थी। वो कौन कौन थे? इसमें थे जो पकड़े गए, उनमें दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, और ये दो तो थे इसके आंसर के हिसाब से। और कौन कौन लोग थे बताना है, और कौन कौन लोग थे जिसको दिया गया था फांसी? वो थे रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी। रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी, ये भी दो व्यक्ति थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। राजेंद्र लहड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ये चार लोगों को फांसी दी गई। ठीक है, तो अच्छा, ये इसमें सूर्यसेन और उधम सिंह का नाम आएगा। तो सूर्यसेन ने क्या किया था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था और इन्होंने चटगांव, जो पड़ता है चटगांव कहाँ? बंगाल में, वहाँ पे चटगांव शस्त्रागार जो था उस पर धावा बोला था इन्होंने, और झंडे भी फहराए थे। ये मास्टर दा नाम से जाने जाते थे, मास्टर दा नाम से ये जाने भी जाते थे, मास्टर दा। याद रखना ये सब बातें। रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान, देखिए प्रश्न ही आ गया, ये प्रश्न ही आ गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्था नेताओं में से कौन थे? इसका गठन हुआ था कब? 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था इसका गठन। इसमें कौन नेता थे जो शामिल थे? तो भगत सिंह, इसमें भगत सिंह शामिल थे, भगत सिंह शामिल थे, भगत सिंह। और इसमें अलावा शिव वर्मा, हमारे सुभाष चंद्र बोस, फुलेना प्रसाद वर्मा, इतने लोग शामिल थे। और भी थे भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, ये सभी क्रांतिकारी थे जिन्होंने मिलकर एचएसआरए का गठन किया था। और सुखदेव, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित पंक्तियों में किसने लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बहुत ही, जब क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, जितने क्रांतिकारी हुए सबने ये गीत गाई थी कि सरफरोशी की तमन्ना। और आज भी ये चलते हैं, जब अब देखिएगा 15 अगस्त 6 जनवरी का दिवस आता है तो ये गाने चलते हैं। तो वही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्ति किसने लिखा था? ये प्रश्न पूछा है किसने लिखा था ये पंक्ति? तो ये बिस्मिल लिखे थे, बिस्मिल साहब लिखे थे। और एक उर्दू की पत्रिका थी सबाह, उसमें ही छपी थी ये। उर्दू की पत्रिका थी सबाह, इसी में छपी थी और बिस्मिल द्वारा लिखा गया और सबने इस गीत को गाया। प्रसिद्ध गीत, फिर से रिपीट किया प्रश्न, देखिए बीपीएससी पूछा इसको। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचिता कौन है? और बीपीएससी ने दोबारा रिपीट कर दिया प्रश्न को, दोबारा रिपीट कर दिया ये प्रश्न को। सबसे पहले पूछा 56 से 59 में, उसके बाद 66 में जो है 66 बीपीएससी में पूछ दिया गया दोबारा रिपीटेशन। तो कौन थे ये? राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था ये बताना है। इनकलाब जिंदाबाद की प्रसिद्ध नारा किसने दिया था ये बताना है, किसने? यदि रचयिता की बात कर दे तो कुछ कोई और हो जाएगा, और नारा किसने दिया था यानी सबसे पहले इसको किसने बोला था ये बात पूछा जा रहा है आपसे। तो है भगत सिंह। सबसे पहले यदि इनकलाब जिंदाबाद के रचयिता की बात कर दे, किसने इस रचना की, इसकी ये प्रसिद्ध कवि की रचना कौन है इनकलाब जिंदाबाद के? तो मोहम्मद इकबाल साहब। ये रचनाकार पूछ दे आपसे, रचनाकार पूछ दे तो मोहम्मद इकबाल मार के आना है। और पहली बार इसको किसने बोला था, किसने नारा दिया था? तो वह भगत सिंह मारेंगे हम। क्या मारेंगे? भगत सिंह मारेंगे।
और ये नारे उसके बाद चर्चित होने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। जितने क्रांतिकारी गतिविधियां आई, क्रांतिकारियों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, बहुत ही फेमस प्रश्न, और इस पे विवाद भी रहा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? कब फांसी दी गई थी ये बताना है। ये लोग सभी लोग मेंबर थे, अभी बताया है सबका कि HSRA के मेंबर थे, HSRA के मेंबर थे, HSRA के मेंबर थे सभी लोग। इन लोगों को फांसी कब दी थी? जब गांधी भी समझौता होता है तो गांधी से उम्मीद की जाती है कि समझौते में कि इन लोगों की फांसी को रुकवाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए गांधी पे कटाक्ष भी की जाती है कि क्रांतिकारियों को सपोर्ट नहीं कर पाए, जबकि उसमें एक मेंशन था प्रावधान में कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाएगा जिन पे हिंसा का आरोप नहीं होगा। इसके बाद क्रांतिकारियों ने आलोचना की गांधी की इस बात को लेकर कि वो चाहते तो ये इन लोगों को फांसी सजा माफ हो जाती। तो इन लोगों को फंसाया किस कांड में? लाहौर षड्यंत्र केस में फंसाया गया था। कब? लाहौर षड्यंत्र केस में फंसाया गया, यानी मुकदमा चला था लाहौर षड्यंत्र केस। ये भी याद रखिएगा, किस केस में मुकदमा चला? लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चला, और उसी के थ्रू इन लोग तीन लोगों को फांसी दी गई। और घटना 23 मार्च 1931 की घटना है। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? भगत सिंह की उम्र कितनी थी? 1929 ईस्वी में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए कौन कौन गए थे? एक तो भगत सिंह गए थे, और साथ में उनके कौन थे? बुटकेश्वर दत्त। ये 8 अप्रैल 1929 की घटना है। कब? 8 अप्रैल 1929 की घटना है, जब केंद्रीय असेंबली में ये बम फेंकने गए थे। इसमें किसी को हताहत करने का उद्देश्य नहीं था, बस इतना था कि बहरे लोगों को सुनाना था कि हमारे लिए भी, यानी बहरे लोगों को सुनाना, क्योंकि उसमें एक बिल पास हो रहा था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो रहा था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, व्यापार अधिनियम बिल पास हो रहा था, और इन्होंने बम फेंका। इसमें किसी को हताहत नहीं हुआ, सिर्फ उद्देश्य था बहरे लोगों को अपने कानून, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। तो कौन कौन थे इसमें? तो भगत सिंह थे साथ में, प्लस बुटकेश्वर दत्त। बुटकेश्वर दत्त। अब जब बम फेंके तो इस बम में किसी की हत्या नहीं हुई, किसी की मौत नहीं, तो किस केस में फंसाया जाएगा इनको? फिर वही लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फंसाया गया और उनकी फांसी सजा देगी। तो 23 मार्च 1931, अभी जस्ट पीछे बताए हैं। तो उम्र कितनी थी? ये बीपीएससी सवाल पूछ रहा है कि कितनी उम्र थी? तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा उम्र थी। देखिए, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, 21 साल के बराबर। ट्रेंड देखिए बीपीएससी का प्रश्न पूछने का। अनुशीलन समिति, ये भी क्रांतिकारी संगठन है। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति थी क्या? अनुशीलन समिति का गठन कहाँ होता है? पहले दिमाग में आएगा, अनुशीलन समिति का गठन कहाँ होता है? अनुशीलन समिति का गठन होता है पश्चिम बंगाल में, और इसके 2 मुख्यालय थे, 2 जगह, एक ढाका और एक कलकत्ता। ढाका और कलकत्ता। किसने किया था गठन? इसमें किसका नाम आता है? और इसमें नाम आता है इसमें बिहारी दास का नाम आता है, बिहारी दास, ज्ञानेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है, पी मित्र का नाम आता है। ये जो क्रांतिकारी थे, ये इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था, और ये घटना जो है 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापित हुआ था। तो क्या था ये? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। इसमें फेमस नाम जो है, कहीं बिहारी दास, ज्ञानेंद्र बनर्जी, पी मित्र, जतीन्द्रनाथ बनर्जी भी इसमें नाम आता है। जतीन्द्रनाथ बनर्जी का भी नाम इसमें आता है। चिटगांव, अभी बताया ना मास्टरदा के बारे में। चिटगांव सशस्त्र छापामारी योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? बीपीएससी सवाल पूछ दिया इसने। सबसे पहले जानेंगे चिटगांव योजना किसने बनाया था। वो थे मास्टरदा, जिनको हम कहते हैं सूरसेन। मास्टरदा यानी सूरसेन। इन्होंने कौन सी संस्था स्थापित की थी? 1931 में इन्होंने 1930 में इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी। कौन सी?
इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। और ये आर्मी क्या की कि अब भाई ये कलकत्ता की संस्था थी, तो अब ये लोग क्या किए कि अब हम लोग क्या करेंगे, बहरे अंग्रेज जो हैं उनको सुनाएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से उन पे क्या करेंगे, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता के लिए उन पे दबाव डालेंगे। तो इसी क्रम में IRA जो गठन हुआ उसमें 31 में इन्होंने छापामारी की चिटगांव में सूरसेन द्वारा, मास्टरदार जिनको कहा जाता है। बाद में इनको पकड़ भी लिया गया और 34 में इनको फांसी की सजा भी हुई। 34 में पकड़ने के बाद फांसी की सजा भी हुई। अच्छा, इसमें एक महिला का नाम आता है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी महिला थी जो इनके साथ में थी, तो वो नाम था प्रीतिलता वाडेकर, जो महिला इनके साथ में थी, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। वो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बताना है। निष्क्रिय प्रतिरोध का विरोध, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये बताना है। और ये पुस्तक थी जिसमें वंदे मातरम में, इस पुस्तक में इसका जिक्र भी किया गया है। अब तो दिमाग में आंसर आ ही चुका होगा आपके कि वंदे मातरम के लेखक कौन थे, तो अरविंद घोष। इन्हें निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वंदे मातरम जो था उनकी पत्रिका थी, उनमें ये छपी थी। ये वक्तव्य उनका मानना था कि अंग्रेजों को अविलंब भारत छोड़ देना चाहिए। इस पत्रिका में उन्होंने बताया था। गदर पार्टी माने भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे। सबसे पहले जानेंगे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। कौन थे संस्थापक, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल थे, साथ में सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना थे। और कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। और गदर पार्टी ने गदरनामा की पत्रिका भी निकाली थी। गदर पत्रिका का संपादन भी किया गया था। गदर पत्रिका का संपादन भी किया गया था इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा। इसमें और भी मेंबर थे, लाला हरदयाल के अलावा सोहन सिंह भाखना, उसके अलावा मेंबर थे रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस, ये और भी साथी थे, सदस्य थे इसके। संस्थापक थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। गदर क्रांति छिड़ने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या थे, गदर क्रांति छिड़ने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या थे, क्या था क्रांति की छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण, ये प्रश्न देखिए, प्रश्न ही पूछ डाला इसने। तो लाला हरदयाल की गिरफ्तारी नहीं। कामागाटू घटना जो है 1914 की घटना है, जब बाबा गुरमीत सिंह ने कनाडा में ये घटना घटित हुई थी। प्रथम करतार सिंह सराफा भी थे, कहाँ, गदर पार्टी में, तो उनको फांसी नहीं। ये थी प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पे इन्होंने कहा कि यही मौका है जब हम विदेश में रह क्रांतिकारी गतिविधि कि हम इन पे दबाव डाल सकते हैं कि भारत आप लोग छोड़ दीजिए, और उन्हें गतिविधियां शुरू कर दी थी वहां पे। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, बहुत फेमस स्टेटमेंट और हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और वो अधिवेशन चल रहा था, लखनऊ का अधिवेशन चल रहा था, 1916 का अधिवेशन था। उसी में तिलक जी द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था। और ऐसे भी कहे कि स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग जिसने किया था वो तिलक ही थे। कौन, तिलक ही थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, देखें रिपीट कर दिया प्रश्न को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकर रहूंगा, यह तब किससे संबंधित है, अब तो आसानी से मार देंगे, क्या, बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट याद है, दिल्ली चलो, एक स्टेटमेंट, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो
जब उन्होंने INA की स्थापना की थी तब वहां के INA में जितने सदस्य थे उनके द्वारा कहा गया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्टेटमेंट याद रखिएगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्या आज़ादी दूंगा, स्टेटमेंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि केवल कुछ लोगों के लिए। कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? यानी स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि किसी प्रसिद्ध कुछ लोगों के लिए होना चाहिए। अब ये बात किसने कहा था? देखिए बोला ना कि स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछते हैं, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने क्या दिया था? सी राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला दिए थे, क्या CR फॉर्मूला दिए थे 1944 में, फॉर्मूला दिए थे 1944 में, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो गतिरोध थी उसको समाप्त करने के लिए ये कांग्रेस के सामने क्या रखे थे? फॉर्मूला रखे थे, और बाद में इसको अस्वीकार कर दिया गया था। इंडियन फॉर इंडियंस किताब का नाम है ये। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी बताना है। इंडिया फॉर इंडियंस नामक किताब किसने लिखी थी ये बताना है। और ये लिखे थे देशबंधु CR दास, चितरंजन दास, क्या नाम था? चितरंजन दास, CR दास द्वारा किताब लिखा गया था। देशबंधु CR दास चितरंजन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और BPSC ने सवाल पूछा, सोच भी नहीं सकते थे ये प्रश्नों को, और BPSC ने 65वें BPSC में सवाल पूछ दिया इसको। निम्नलिखित में किस नेताओं ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और वो उनका नाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इसी में स्वराज, स्वशासन, क्या क्या? स्वराज, स्वशासन, स्वशासन, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा और बहिष्कार के प्रस्ताव को पास किया गया था। कौन थे वो? तो दादा भाई नौरोजी थे वो। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? उसके बाद से ये पाकिस्तान की मांग लगातार करेंगे। पहले मिंटो से गए मिलने लो, 1905 से 10 शासनकाल था मिंटो प्रथम का। मिलने गए, शिमला में मिला इनसे, बोला कि आप लोग एक संस्था बनाइए अलग से मुसलमानों के लिए। तो कौन था वो व्यक्ति जो मिलने गया था? तो आगा खां के नेतृत्व में ये मिलने गए थे। आगा खां के नेतृत्व में ये मिलने गए थे। 1906 की घटना है। कहाँ? शिमला में मिलने गए थे। और उन्होंने वही बोला कि आप अलग से एक बनाइए, क्या? संस्था जो मुसलमानों की हित की बात करे, क्योंकि ब्रिटिश की एक नीति है फूट डालो राज करो नीति। कहा कि यदि मुसलमानों को हम साध लेंगे तो शासन और लंबा कर लेंगे। और वो साधने में सफल हो गए। और स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह द्वारा संस्थापक सदस्य थे और अध्यक्ष बनाए गए नवाब सलीमुल्लाह। आगा खां के नेतृत्व में गए और नवाब सलीमुल्लाह जो है की स्थापना की थी 1906 में मुस्लिम लीग की। उन्नीस में देखिए प्रश्न ही आ गया। फिर 1906 में मिंटो से शिमला मिलने मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? जब मिलने गए तो क्या प्रार्थना किया मुसलमानों ने? उनसे क्या प्रार्थना किया था ये बताना है आपको। मिलने गए तो कहा कि सर भाई आप मिलने आए हैं तो कुछ दीजिए, मुसलमानों को हित की बात कीजिए। तो कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के हित की बात कीजिए, तभी मुस्लिम लीग सफल होगा जो स्थापना किया जा रहा है और मुसलमानों के हितों का साधा जा सकेगा। और ब्रिटिश तैयार हो गया। उसके 1909 में अधिनियम भी आया जिसमें पृथक निर्वाचन की बात भी कर दी गई। तो क्या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की इन्होंने मांग की थी। ठीक है। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल, देखिए प्रश्न डाला, का आरंभ किया गया था? किस निर्वाचक मंडल में? तो कौन सा निर्वाचक मंडल था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का वो अधिनियम था जिसमें अलग से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की
मांग व्यवस्था की गई थी। और ये फेमस क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में है? नहीं था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। एक अप्रैल में होगा और एक सितंबर में होगा। अप्रैल में किसके द्वारा किया जाएगा? तिलक द्वारा किया जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और सितंबर में किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा किया जाएगा, एनी बेसेंट के द्वारा किया जाएगा। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन व्यक्ति नहीं था जो योगदान नहीं दिया था। तिलक, एनी बेसेंट तो हो गए, और सुब्रमण्यम अय्यर जो थे ये मेंबर थे किसके? होम रूल लीग के। तो इसके मेंबर थे, तो क्या हो जाएगा इसमें? अलकाट, टीएस अलकाट। टीएस अलकाट जो है ये नहीं थे, इसके संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे ये। और अय्यर जो थे, अय्यर ये एनी बेसेंट की होम रूल था उसके मेंबर थे ये। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीति शक्ति की सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में हमने कहा होम रूल समर्थक अपनी राजनीति की शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 16 का लखनऊ अधिवेशन, 20 का मुंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, या 1918 में होने वाला प्रथम यूपी किसान सभा, या 38 में नागपुर का संयुक्त ITUC और NFT यूसी सभा में किस अधिवेशन में इन्होंने क्या किया कि समर्थक की बात की थी? तो वह है लखनऊ अधिवेशन। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था कि वो अपना प्रदर्शन किया था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब नियुक्ति की गई थी? तो सबसे पहले जानेंगे एक शिक्षा आयोग के बारे में। पहला शिक्षा आयोग था 1854 में वुड डिस्पैच। 1882 में हंटर आयोग। 1902 में रैले कमीशन, जिसको यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। और ये सैडलर आयोग पूछ रहा है। इसमें इस आयोग द्वारा ये प्रावधान था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या क्या सुधार किया जाए, जो विसंगतियां आ गई है उसके सुधार के लिए कौन कौन से काम किए जाए, और उनके द्वारा सुधार की बात की गई थी। तो वो 17 का अधिनियम था। कब था? 17 का ये सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था। होम रूल आंदोलन के भारत स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ के घोतक था। धोतक बोलते हैं इसको। क्योंकि क्यों था भाई? क्या था भाई? होम रूल आंदोलन में क्या था? और यह आंदोलन आयरलैंड में चला था, उसी का प्रभाव इंडिया में देखते हैं। और एनी बेसेंट द्वारा इसके मन में आया था कि क्या धोतक था, ये क्या कहता था? ये अपने देश में स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट का एक ठोस योजना बनाना। इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना बना रखी। होम रूल लीग का आंदोलन का ये मकसद था। स्वराज का अर्थ है कि स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाएगी, चाहे वो प्रांतीय स्तर पर हो या केंद्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पे ये बात की गई थी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात बोलते हैं के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यानी बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 19 जुलाई को 1905 को, और लागू हुआ ये कब? लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसी के प्रत्याघात में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, और साथ में एक बहिष्कार आंदोलन थी, बहिष्कार की बात भी की गई थी। नोआखोली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखोली, जब भारत को आज़ादी मिला तो नोआखोली में दंगे हो गए, तो उसमें महात्मा गांधी के सचिव उनके साथ थे। तो पूछ रहा कि नोआखोली कांड में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो क्योंकि 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके एक निजी सचिव थे महादेव देसाई, जिनकी मौत हो चुकी थी, और उनका महादेव देसाई का जो समाधि है आगा खां जो पैलेस है पुणे में, यहाँ पे है ये। और इनकी मौत 42 में भारत स्वतंत्रता आंदोलन हो चुकी थी। तो उसके बाद सचिव जो बने थे प्यारे लाल जी थे, उनके साथ
नोआखली दंगे में साथ में थे और ये प्यारेलाल जी थे। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था बताना है आपको। तो ये फेमस, वर्ल्ड फेमस कि पहला सत्याग्रह सफल भी हुआ था, वो था चंपारण। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उनका पहला सत्याग्रह था। 1915 में इनका भारत आगमन होता है और वहाँ सत्याग्रह सफल कर चुके थे। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में ये सफल कर चुके थे। इसी आधार पे यहाँ पे 17 में इन्होंने तिनकठियापति नील किसानों के विरोध में, नील किसानों के सपोर्ट में, अंग्रेजों के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये सफल आंदोलन ये रहा था। उसमें किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? बीपीएससी देखिए कैसे यूनिक प्रश्न पूछते हैं। पूछा कि किस कॉलेज में पढ़े हैं गांधी जी, और कौन सा कॉलेज था जहां पढ़े थे गांधी जी? तो था श्यामालाल कॉलेज, भावनगर। यूनिक प्रश्न पूछा बीपीएससी एक बार, यूनिक प्रश्न पूछा बीपीएससी एक बार, और ये प्रश्न पूछा था 66वें बीपीएससी में पूछा था। अभी तक तो जानते थे कि जन्म पोरबंदर में हुआ, बैरिस्ट्री की पढ़ाई की लंदन से, फिर गए वहाँ साउथ अफ्रीका, केस लड़े, यहाँ सफल प्रोग्राम किए। मैं पूछा उसने कहाँ पढ़े हैं बताइए, पढ़ाई बीए की पढ़ाई कहाँ किया उन्होंने? तो श्यामलाल कॉलेज है, और श्यामलाल कॉलेज भावनगर से ये पढ़ाई किए हैं। चलिए आज में इतना ही प्रश्न है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। सबसे पहले कि आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 1 तारीख से आ रहा है, एकदम नॉमिनल फी में आ रहा है, प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा आपसे। कोर्स कंप्लीट, 30 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट, और तैयारी ऐसी कि 110 की गारंटी जो ले रहे हैं एकदम 100% गारंटी होगी। थैंक्स, मिलते हैं।